guys, welcome to Edugiri 18 December newspaper analysis. Let's get started. Global coal demand likely to decline 2.3% by 2026. तो ये हम अपनी heading लिख लेंगे. ठीक है. Why coal is important? Can you tell me the pointers that we studied about coal yesterday? Anyone in the chat section? Global coal demand likely to decline 2.3% by 2026. कितना 2.3%. IEA बोल रही है, says IEA. What is IEA? सबसे पहले तो IEA is International Energy Agency. ठीक है ना. Despite production of coal reaching a record this year, global demand is expected to decline by 2026. Why? Why the decline is expected to be due to the shift. Decline due to लिखेंगे point में. Decline due to shift towards renewable energy and plateauing demand in China and India. Plateauing का मतलब क्या होता है? To reach a particular level and then stay the same. ठीक है. एक तो ये रीजन है. दूसरा रीजन क्या है? प्लेटूइंग के बाद क्या लिख देंगे हम? मीनिंग डाल देंगे सीधा अपने नोट्स में. प्लेटूइंग इज रीच अ पर्टिकुलर level and then stay the same. Reach a particular level. Plateauing demand in China and India. मतलब जो डिमांड है कोल की वो चाइना इंडिया में बड़ी नहीं है. ठीक है ना. The report released on December 15 sees the global demand for coal rising by 1.4% in 2023, surpassing 8.5 billion tons for the first time. ठीक है. While demand in European Union is expected to drop. और इसका मेजर रीजन एक और है. वो कह रहे हैं कि आने वाला ला नीना, ठीक है, ला नीना which is a climate phenomena, better rainfall होती है, is between 2024 and 2026. भाई इतना इन्होंने रोया है ना एल नीनो को. मतलब सच में बारिश नहीं आएगी. इतनी बारिश आई इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया के अंदर ही. मतलब बवाल मच गया, फ्लड्स आ गए. और ये एल नीनो रो रहे थे. ठीक है. अब लानीना आ गया है कि भैया ठंड भी होगी, बारिश भी होगी. ठीक है ना. अब ये कहेंगे बारिश होगी तो मेरे ख्याल से नॉर्मल होगी. ठीक है. तो एल नीनो क्या कॉन्सेप्ट है? ये पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है. अब पैसिफिक ओशन को गुस्सा चढ़ता है, वार्म हो जाता है, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंडिया में गर्मी ज्यादा, हॉट समर्स हो जाती हैं. ठीक है. और रेनफॉल कम हो जाती है. ठीक है ना. और फिर हम एसी का बटन दबा के उसके आगे बैठे रहते हैं, कूलर के आगे बैठे रहते हैं. ये होता है, ये फिनोमेना कौन सा है? एल नीनो. ठीक है. और ये 2023 में था यहाँ पे. अब ये क्या कह रहे हैं? 2024 और 2026 कौन से साल होने वाले हैं? ला नीना, जिसके अंदर रेनफॉल क्या होती है? बेटर होती है. तो हाइड्रो पावर मतलब जब पानी को यूज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. डैम्स देखें बड़े बड़े, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वहां पे. तो हाइड्रो पावर यूज होगी. अगर बारिश अच्छा होगा तो पानी बढ़िया होगा, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से आ जाएगी, तो कोल की डिमांड गिर जाएगी. काशी तमिल समागम, ये समझ में आ गया किसी को? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. वेरी इजी पॉइंट कि ग्लोबल जो डिमांड है कोल की वो क्या होगी? कम होगी, डिक्लाइन होगी बाय 2.3% बाय 2026. यहाँ पे परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी इंपॉर्टेंट है. हमने कोल के बारे में कल क्या पढ़ा? पहली बार ये डिसाइड किया गया कि भैया कोल को भी बाय बाय बोलना है कंट्रीज में. किसमें डिसाइड किया? कोप के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में. ठीक है जी. ये किसकी ऑब्जर्वेशन है जो अभी पढ़ रहे हैं हम? आईईए की. फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. राइटिंग ठीक कर लूँ मैं अपनी. कल तो मैंने बहुत गंदी राइटिंग में नोट्स बनाए, फटाफट से बन गए, पर नहीं, मुझे राइटिंग गंदी नहीं करनी है. आज हम साफ नोट्स बनाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? काशी तमिल समागम. कोई मुझे बता सकते हैं कि काशी तमिल समागम क्या है? कोई भी
कोई भी जो लॉन्ग अरसे वाला स्टूडेंट है, लॉन्ग अरसे वाला स्टूडेंट, ये क्या कह रही हूँ मैं, हाँ, काशी तमिल समागम। बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि नॉर्थ इंडिया और जो साउथ इंडिया है वो अलग है, ठीक है। दिमाग में साउथ इंडियन सोचते हैं कि हम हाँ हाँ, नॉर्थ इंडियन सोचते हैं हम हाँ हाँ हाँ, दोनों ही सेम है, ठीक है। हमारे कल्चर जो है वो सेम है, ठीक है। हमारी बहुत चीजें अलग भी हैं, वी आर डिफरेंट ऑल्सो एंड वी आर सेम ऑल्सो, एंड वी आर सेम बिकॉज हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। यही चीज फील कराने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, काशी तमिल समागम, जिसके अंदर काशी के लोग, यूपी वाले तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले यूपी, ऐसे आकर घूम के जाते हैं। अभी तमिलनाडु वाले वाराणसी घूम कर जाएंगे, उनको दिखाया जाएगा कि यस हम सेम है, वी आर रिलेटेड, ठीक है। मोदी सेट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम। सेकेंड एडिशन, ये क्या है, सेकेंड एडिशन, द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेलिब्रेट्स reaffirm reaffirms and discovers and rediscovers the age old links between Tamil Nadu and Varanasi, between Tamil Nadu and Varanasi, ठीक है ना। एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि तमिलनाडु और वाराणसी, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आपस में लिंक्ड थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास जॉइंट हैंड्स इन दिस थिंग, ठीक है। बीएचयू, that is Banaras Hindu University, and IIT Madras joined hands for the success of the संगमम, ठीक है। नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड सेंगोल, यहाँ पे पॉइंट आ गया सेंगोल। सेंगोल और तमिलनाडु कैसे रिलेटेड हैं, जो सेंगोल लगाया गया, ठीक है। सेंगोल जो है वो तमिलनाडु से आया था। सेंगोल क्या है, इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट, सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है ना। सिंगोल जो है वो एक किंग को दिया जाता था। बहुत देर से हमारा सिंगोल जो था वो कहा जाता है इलाहाबाद के एक म्यूजियम में पड़ा था, ठीक है। उसको उठा करके नई पार्लियामेंट में लगाया गया है। ये तमिलनाडु का कॉन्सेप्ट है। कौन सी तमिलनाडु की कौन सी डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट है, चोला डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट है, चोला डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट है। तमिलनाडु से आया है, तो इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु काशी समागम में सेंगोल की बात करी गई है। तो क्वेश्चन आ जाए, सेंगोल वॉज इन न्यूज, वेयर हैज इट बीन इंस्टॉल्ड, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। एसी क्लोजेस इट्स आइज टू बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, ये किसने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट जज, मद्रास हाईकोर्ट जज जी.आर. स्वामीनाथन says Supreme Court closes eyes to big ticket environment projects, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स मेंशन करें कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस जो है खत्म कर, मतलब जिनमें आंखें बंद कर ली और इन्वायरमेंट को खराब होने दिया। कंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अलाउ किया, वो गलत था, ठीक है ना। दे बिहेव इन सिमिलर मैनर इन टेहरी डैम प्रोजेक्ट, टेहरी एंड नर्मदा डैम, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर उन्होंने बोला एनडी जायल, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, कौन, एनडी जायल, argued big dam projects
at Tehri in Uttar Pradesh, Uttarakhand would cause natural disasters. ठीक है ना? But then also the happened गोवा सेकंड एयरपोर्ट जो नॉर्थ गोवा में आया एयरपोर्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, ठीक है, इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड, ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है। अब यहाँ पर जिसको एस्से लिखना है, ठीक है, SCT वाले, स्लैट वाले, NL सैट वाले, क्राइस्ट वाले, जिनको ओपिनियंस देनी है, इंटरव्यूज देने हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनवरी आने वाला है, जनवरी से लेकर मई तक जितनी भी न्यूज़ आएगी और जिस एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे 4 to 5 months। उसके बाद फिर दोबारा से हम नॉर्मल न्यूज़ पे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे क्या ये जो हाई कोर्ट के जज हैं ये सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, इसके अंदर जो आपके ओपिनियन पॉइंट्स बनने चाहिए, जो ओपिनियन पॉइंट्स आपके बनने चाहिए, वो क्या बनने चाहिए मेरे बच्चों? इन द कमेंट्स आपके अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, इन्वायरमेंट को ठीक रखने में प्लस कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में भी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो भी प्रॉब्लम है, अगर डेवलपमेंट नहीं होगी वो भी प्रॉब्लम है। अब एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल भूटान की आज हम पढ़ेंगे, जहां पर वो ग्रीन 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 के चक्कर में उन्होंने क्या देखा, मास माइग्रेशन देख रहे हैं। वो यंगस्टर्स अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और भूटान तो बहुत ही छोटा कंट्री है, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने कॉन्सेप्ट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट, सेविंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स की जगह टर्म क्या यूज होगी यहाँ पे, डेवलपमेंट, ठीक है। हमको डेवलपमेंट भी चाहिए बट हमको इन्वायरमेंट भी सेव करना है, हमको ऐसा बैलेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है। ये ओपिनियन बन सकती है। उसके बाद उड़ीसा सेट फॉर अयोध्या लाइक सेलिब्रेशन फॉर अनवेलिंग ऑफ जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, नाम ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल, कहाँ पर है जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है जगन्नाथ टेम्पल, पुरी के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट टू पेरिफेरी, ठीक है, मार्क्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक amenities and development of heritage and architecture development and architecture, ये क्या है, अबाधा अबाधा, ठीक है। ये क्या है, स्कीम है, ये लिखेंगे स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम, उड़ीसा गवर्नमेंट स्कीम, लिखेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट स्कीम that aims to transform infrastructure of पुरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, अबाधा के बारे में बहुत कम एक्सपेक्टेड। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बहुत कॉमन है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, पुरी उड़ीसा में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ये लिख लो, बट मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा तो हमारा क्या टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ठीक है जी। चलिए
आगे चलते हैं। एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो ये टुवर्ड्स दी एंड करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट डिटेल में पढ़ते, चलो साथ में कर लेते हैं तो क्या हो गया। एंड गाइज आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बच्चे जब न्यूज़पेपर छोटा होता है ना तब वो रोने लग जाते हैं, और जब न्यूज़पेपर बड़ा होता है तब भी रोते रहते हैं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग इन लाइफ, छोटा है उसको भी इंजॉय करो, बड़ा है न्यूज़पेपर उसको भी इंजॉय करो। इंजॉय एज इन बैलेंस आउट हो जाता है। किसी दिन न्यूज़पेपर 30 मिनट्स में हो रहा है, ठीक है ना, तो यार जिस दिन का बड़ा न्यूज़पेपर जाके उसको रिवाइज कर लो कि भाई ये वाला पार्ट मेरा रह गया था। जिस दिन ज्यादा बड़ा है उस दिन भी उसको करो, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यार, अगर तुम्हें अपनी ड्रीम्स अचीव करनी है, गोल्स अचीव करने हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सा लॉ है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में 2006 के अंदर राज्यसभा ने इंडोर्स किया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इनेक्टेड बाय लोकसभा, कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मार्क्स ऑफ वाटरशेड, मतलब बड़ी, एक बहुत बड़ी चेंज इन इंडिया सोशल इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेजिस्लेशन आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 years after it has been enacted, the FRA has been barely begun to deliver its promise। तो क्या हम जो बोला गया था वो हुआ या नहीं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना हम इस एक्ट को समझ पाए, हम फॉरेस्ट और ह्यूमन के कनेक्ट को समझ पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिया की हिस्ट्री को समझ पाए कि जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले क्या हुआ, व्हाट वाज द सिनेरियो। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके अंदर से बहुत थोड़े नोट्स बनेंगे स्टार्टिंग में, इवेंचुअली ज़्यादा बनेंगे। प्रायर टू कोलोनिज्म, कोलोनिज्म क्या होता है? प्रायर टू कि हम ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते क्या हुआ? लोकल कम्युनिटीज इंजॉयड कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट। जो लोकल कम्युनिटी जिनके आसपास फॉरेस्ट होता था वो कस्टमरी राइट्स इंजॉय करते थे उस फॉरेस्ट की। इवन व्हेन किंग्स और चीफ्टन, किंग्स के पास हंटिंग राइट्स होती थी, बट फॉरेस्ट के जो बेनिफिट्स होते थे वो लोकल कम्युनिटीज इंजॉय करती थी। द कॉलोनियल टेक ओवर ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट हाउएवर रिजल्टेड इन अ मैसिव डिसरप्शन ऑफ दीज ट्रेडिशन। तो पहले क्या होता था? कॉलोनिज्म से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले जो लोकल कम्युनिटीज होती थी वो इंजॉय करती थी फॉरेस्ट के बेनिफिट्स। तो इसके अंदर हम एक माइंड मैप बना सकते हैं, यस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी। एक सुंदर सा माइंड मैप बनाएंगे प्रायर टू, जिसके अंदर हम लिखेंगे प्रायर टू। चलो कलरफुल सा बनाते हैं, न्यू ईयर आने वाला है, कलरफुल नोट्स बनाएंगे। प्रायर टू कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिशर्स आए तो उससे पहले क्या था? फॉरेस्ट पे किसका राज था? लोकल कम्युनिटीज इंजॉयड, लोकल कम्युनिटीज इंजॉयड कस्टमरी राइट्स over forests in their vicinity, जो उनके एरिया में होता था उसके ऊपर ये लोग अपना राज चलाते थे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स केम, कॉलोनियल टेक ओवर हुआ, कॉलोनियल टेक ओवर, ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिजल्टेड इन मैसिव डिसरप्शन ऑफ टेक ओवर, रिजल्टेड इन टेक ओवर, टुक ओवर इंडियाज फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो जो ये वाला कल्चर था कि जो पास में लोग रहते हैं उनका फॉरेस्ट है वो खत्म हो गया। दे टुक ओवर फॉरेस्ट, क्या किया उन्होंने? दे टुक ओवर फॉरेस्ट, ठीक है जी, ये हुआ। उसके बाद द कॉलोनियल टेक ओवर ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट हाउएवर रिजल्टेड इन अ मैसिव डिसरप्शन ऑफ दीज ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन द फॉल्स आइडिया ऑफ एमिनेंट डोमेन दैट द रूलर ऑलवेज ओन्स ऑल प्रॉपर्टी। द 1878 colonial Indian Forest Act was passed and the takeover of India's forest began. The Imperial Forest Department was established to harvest and transform. तो अब यहाँ पर जो ये था कि रूलर का सारा प्रॉपर्टी, जो उस जगह का राजा है वो उसका फॉरेस्ट है, वो चेंज हो गया और सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। During this time what happened? Imperial Forest Department came. Imperial Forest Department was created to harvest and transform the forest to maximize timber and
रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज टिम्बर एंड रेवेन्यू मतलब कि हम कहाँ से पैसा कमा पाए, हम फॉरेस्ट से पैसा कमा पाए, ठीक है। कॉलोनियल टेक ओवर हुआ तो फॉरेस्ट को पैसे के लिए यूज करने लग गए, ठीक है ना। विथ प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट भी करते थे ये लोग, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम कम्युनिटीज, ऑल्सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स फ्रॉम कम्युनिटी। तो ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या इसको हमें लर्न करना है? नहीं, ये हमें आगे समझने में हेल्प करेगी कि कॉलोनियल ब्रिटिशर्स से आने से पहले फॉरेस्ट क्या थे, लोकल कम्युनिटी का राज चलता था, उसके अंदर वो एंजॉय कर रहे थे जो भी फॉरेस्ट से उनको लेना है। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, डिपार्टमेंट बनाया गया, फॉरेस्ट को बिजनेस के फॉर्म में यूज करने लग गए और कम्युनिटी से बचाने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। दिस इज व्हाट इज द हिस्ट्री। जैसे ही हम आजाद हुए, हमने यूनियन देयर फॉरेस्ट एरियाज वर डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट्स और जिम्मेदार राजा महाराजा तब भी थे, ठीक है ना, जब ब्रिटिशर्स गए। आफ्टर ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थर्ड फेज आया। तो जब थर्ड फेज आया उसके अंदर क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स into the union, forests were declared state property। ये जो फॉरेस्ट थे, इनको जो राजा महाराजाओं के फॉरेस्ट थे, उनको क्या किया, स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और तब जो था, प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेगी कि किसका एक्चुअल में फॉरेस्ट है, कोई वहां पे इंडिविजुअल तो नहीं रह रहा है, बट ये ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आ गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने भी बहुत दुखी किया लोगों को। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ पर अब बना लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है ना। कंसीव द फ्रेमवर्क ऑफ एमए बिकेम द 6th and 7th फॉर लैक्स ऑफ कम्युनिटीज। अब इसके अंदर क्या हुआ था, लैक्स ऑफ कम्युनिटीज वर फोर्सिबली resettled when creating sanctuaries and national parks। जब सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे थे, तो ये आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट छोड़कर जाना पड़ा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, फिर आए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज अ रिमार्केबल एक्ट, रिमार्केबल लॉ। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजेस दीज हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, जो इनजस्टिस हुआ लोगों के साथ उसको एक्नॉलेज करता है। रीड्रेस, और कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसको चलने दिया तो वो गलत था। रीड्रेस देन takes three broad forms. The issue so-called encroachment is addressed through recognizing individual forest right to continue habitation and cultivation or other activities that existed before December 2005. तो फिर आया FRA में सबसे पहली चीज क्या हुई, ठीक है, allowed individual forest rights, ठीक है, जिसके अंदर क्या अलाउ किया, कॉन्टिन्यू हैबिटेशन, कि रहते रहो, कॉन्टिन्यू हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन, और और अदर एक्टिविटीज that existed before 2005, ठीक है ना। तो ये एक्ट की ऑर्डर प्रेस कर रहे हैं, कि ये वाला तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट विलेजेस आर टू बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेजेस आफ्टर फुल राइट्स रिक्विजिशन। द इशू ऑफ असेस एंड कंट्रोल इज एड्रेस्ड, किसका राइट है, क्या है, ये सब कुछ एड्रेस किया जाता है, ठीक है। द एक्ट लेज डाउन अ डेमोक्रेटिक वेदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में रिक्वायर कल्टरिंग और डिस्टिंग्विशिंग कम्युनिटी राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट लेज डाउन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, कि लोगों से पूछा जाएगा, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर एंड वेयर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन
may require curtailing or extinguishing community rights. ठीक है, क्या कहता है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर एंड वेयर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में रिक्वायर कर्टलिंग और एक्सटिंग्विशिंग कम्युनिटी राइट्स। तो कम्युनिटी राइट्स को कब वाइल्ड लाइफ को प्रेफरेंस दे सकते हैं? क्या आप यहाँ से चले जाओगे, नहीं यहाँ पे रहोगे, एनिमल्स, क्या होगा? तो ये जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। और जो ये राइट थी, राइट टू कॉम्पनसेशन, अगर निकाला जा रहा है तो पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और ये अफर्म करा गया था न्यामगिरी केस में, जो कि 2022 के अंदर आया था। जो भी बच्चे क्लैट पीजी, क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जरा इस केस को जरूर पढ़ लें। क्लैट एलएलबी वाले नहीं, क्लैट एलएलएम वाले। इम्पोजिंग एब्सर्ड डिजिटल प्रोसेसेस, अब वो बता रहे हैं वन मित्रा सॉफ्टवेयर मध्य प्रदेश में लेकर आया जा रहा है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है और सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, तो आप कैसे यूज करोगे? वो कह रहे हैं ये गलत है, ऑर्डर कह रहे हैं दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये था FCRA, बहुत ही बेसिक सा पार्ट समझाया, बट हिस्ट्री हमें समझ में आई कि क्यों रिक्वायरमेंट थी इसकी। अब यहाँ पे हम बात करें हमास इजराइल की। हमास को एक और ग्रुप ने, हुथी मिलिटिया जो है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे येमेन बेस्ड एंड ईरान अलाइंड। येमेन में बेस्ड है और ईरान इनका दोस्त है, एंड ईरान अलाइंड हुथी मिलिटिया announced it would join the Israel-Hamas war, ठीक है, they will join the war। अब इसके अंदर क्या है, this brought the critical waterways, जो वो join the war to support the people of Gaza, to support the people of, join the war to support the people of, to support the people of Gaza, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है ये सपोर्ट तो करें, पर दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, रेड सी, ठीक है ना, रेड सी विच कनेक्ट्स, रेड सी विच कनेक्ट्स, रेड सी विच कनेक्ट्स स्वेज कैनाल इज इन द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। Suez Canal carries nearly 15% of all global trade between West and the East. In mid-November, Houthi released a video of armed men in helicopter raiding a cargo. तो ये लोग अटैक कर रहे हैं, Houthis attacking ships, ठीक है ना, ये हो रहा है वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सऊदी, रेड सी विच वॉज ट्रैवलिंग थ्रू रेड सी टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया को जो शिप्स आ रहे हैं उस पर भी अटैक हो रहे हैं। सऊदी अरेबियाज न्यू फ्यूचरिस्टिक सिटी ऑफ नियोम, अ पेट प्रोजेक्ट ऑफ क्राउन प्रिंस विच रिप्रेजेंट्स रैपिडली चेंजिंग द फोर्स। अब यहाँ पर जो हूथी हैं, जो रियाद है, वो कह रहे हैं इनको कुछ मत को, यूएस को कह रहा है, ठीक है, यूएस ने वहाँ पे मिलिट्री भेजी है प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसा ही इंडिया ने, रियाद हैज इन फैक्ट कॉल फॉर रिस्ट्रेन बाय वाशिंगटन DC, मतलब सऊदी अरेबिया, रियाद इज Saudi Arabia, Washington is USA की in taking any military action directly against the Houthis, ठीक है, ये भी बोला गया है, ये हमें नोट नहीं करना, बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज ऑपरेशन संकल्प। दैट इज व्हाट, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या कहता है? ऑपरेशन संकल्प ये कहता है, ठीक है, अंडर ऑपरेशन संकल्प सिंस 2019 where the Indian Navy began escorting मतलब आगे, वो आगे चल रहे हैं, पीछे हमारी शिप चल रही है, मतलब आगे एक कार्गो शिप चल रही है इंडिया की जो सामान लेके जा रही है, पीछे हमारी इंडियन नेवी की जा रही है या साइड पे जा रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एस्कॉर्टिंग इंडियन फ्लैग्ड, इंडिया की जो इंडिया फ्लैग्ड शिप्स हैं, फ्लैग्ड शिप्स, specifically oil tankers,
ऑयल टैंकर्स। अब हमने ऑपरेशन संकल्प और कब पढ़ा था, जैसे ही हमने ओमान के बारे में पढ़ा, याद है वो पॉइंटर्स ओमान में कि हम ऑपरेशन संकल्प क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, ओमान दे रहा है। याद है, किस किस को याद है, ऐसे 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 इन द चैट सेक्शन। अब यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, जिसका पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो एक बार और हम इसको पढ़ लेंगे। कौन कौन मेरे साथ लिखने को तैयार है? अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए यहाँ पर ऑन December 12 राज्यसभा पास द चीफ election commissioner and other election commissioners appointment conditions of office and terms of office bill. It is likely to be enacted into a law after being passed by Lok Sabha in the current winter season. तो यहाँ पर क्या है, which bill was passed, यहाँ पर लिखेंगे पूरा नाम, ठीक है। It is chief election commissioner, it is chief election commissioner, chief election commissioner, chief election commissioner and other election commissioners appointment conditions of office and terms of office bill 2023. इट इज लाइकली टू बी इनैक्टेड इनटू लॉ सून। प्रोसीजर क्या करता है, ये क्या बताता है, ये बिल हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बात करता होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ सर्विस, किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, हमें बिल के नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि आर्टिकल 324 क्या बोलता है। आर्टिकल 324 पेपर में भी आ सकता है, PYQ है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 324 बात करता है प्रोवाइड्स फॉर द, लिखेंगे प्रोवाइड्स फॉर द, प्रोवाइड्स फॉर द, प्रोवाइड्स फॉर द composition of, provides for the composition of election commission of India, election commission of India। ECI का कॉम्पोजिशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। इट कंसिस्ट ऑफ CEC एंड 2 अदर ECs। क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ CEC एंड 2 अदर EC। CEC क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड शैल, यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो भी एप्लीकेबल होगा। बी मेड बाय प्रेजेंट फाइल द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ प्रोवाइड फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस। इट इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स। कौन अपॉइंटमेंट्स में, टिल डेट अपॉइंटमेंट्स आर मेड, टिल डेट अपॉइंटमेंट्स are made by, appointments are made by president, that is the सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन बनाता है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं बना दो, तो प्रेसिडेंट उसको बना देते हैं। देयर इज नो प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर नहीं है। तो क्या अब प्रोसीजर आएगा? कैसे आया प्रोसीजर? तो यहाँ पर प्रोसीजर कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैसे आई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आई, PIL फाइल्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय अनूप बरनवाल इन 2015। अनूप बरनवाल जो थे उन्होंने क्या किया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी। प्लीडेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट कोलेजियम, ठीक है ना। PIL फाइल करी कि आप इंडिपेंडेंट कोलेजियम सेट करें, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इसी के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चलो हम कर देते हैं, लेड डाउन, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स shall be appointed by a committee consisting of Prime Minister plus Chief Justice of India plus Leader of Opposition or the largest opposition party
इन लोकसभा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन बन सकता है, ए केस किसने फाइल करा, बी जो जजमेंट आई कि कौन अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, कौन अपॉइंट करेगा इनके नाम, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन है, हु ऑल आर देयर, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। ये जो लोग हैं ये नाम सुजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, ठीक है ना। अब जो लॉ आ रहा है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ से सीजीआई को रिमूव कर रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, लॉ क्या कह रहा है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी करेगी उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कौन होगा, उसके अंदर कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। मतलब पीएम, कैबिनेट और ऑपोजिशन का जो लीडर है, ठीक है, लोकसभा के अंदर, वो जो है सिलेक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट इज द बिल इज सेइंग, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था, नेक्स्ट जो पॉइंटर्स हमने लिखने हैं कि दिनेश गोस्वामी कमिटी जो थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिनेश गोस्वामी कमिटी जो थी वो किससे डील कर रही थी, गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, 1990 and Law Commission in its 255th report suggested that appointment of EC should be done by committee consisting of PM, CJI प्लस ऑपोजिशन का मेंबर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो यहाँ से जो ये है दिनेश गोस्वामी वाला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हलवा क्वेश्चन है यार, PYQ है, बहुत बार आया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, व्हाट लेड टू द कू अटेम्प्ट इन सीरा लियोन, ठीक है। सीरा लियोन एक प्लेस है अफ्रीका के अंदर, सीरा लियोन कू अटेम्प्ट, कू का मतलब क्या होता है, कू का मतलब फोर्सफुली रिमूविंग द गवर्नमेंट इन पावर, कू का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली रिमूविंग द गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। रिमूविंग द गवर्नमेंट इन पावर, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है ना, अनसक्सेसफुल, अटेम्प्ट किया मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बस इतना ही पता होना चाहिए। कहाँ पर है ये, अफ्रीका में है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कू हो चुका है, ठीक है। इकोवास की बात होती है, इकोवास क्या, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है, ये हम नोट कर लेते हैं इकोवास के बारे में। इकोवास, इकोवास क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कब बनी थी, इस्टेब्लिश्ड इन 1975, created through Lagos Treaty, aims to foster economic integration cooperation, aim क्या करते हैं, aims to foster economic integration cooperation and development among West African nations। 15 मेंबर्स हैं इसके अंदर, कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स, और वीडियो पॉज करके आपको ये 15 के 15 मेंबर्स नोट कर लेने चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बहुत बार न्यूज़ में आ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोवास की फुल फॉर्म क्या है, इकोवास की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, 1975 में बनी, ठीक है ना, 15 मेंबर ग्रुप है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट aimed at regulating
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन EU, ठीक है ना। तो EU के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या है, इसके अंदर वो एप्स को ना बताएंगे कि किसमें रिस्क हाई है किसमें कम है, ऐसा सा कुछ कर रहे हैं। डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ज़्यादा बात होगी तो देख लेंगे। अब यहाँ पे भूटान एक सिटी बना रहा है, जिस प्रोजेक्ट को इसने नाम क्या दिया है, घेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भूटान का घेलेपू, भूटान घेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। घेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, plans to build a massive international city on its border with Assam. Economic corridor connecting project is called Economic Corridor connecting South Asia with Southeast Asia via India's northeastern states। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहाँ पर साउथ ईस्ट कनेक्टिंग साउथ एशिया विथ साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियाज नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर घेलेपू बिल्ड एग्रीइंग टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्री कर गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया agreed to build first India Bhutan railway line to Gelepu। ठीक है, बॉर्डर ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डरिंग पॉइंट्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद गिव भूटान असेस टू म्यांमार थाईलैंड एंड कंबोडिया सिंगापुर। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं विल गिव Bhutan access to Myanmar, Thailand, Cambodia and Singapore। ठीक है, तो ये बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, it is expected to follow environment standards and sustainability as a goal and will aim to attract quality investment from specially screened international companies. Apart from an international airport, which will be Bhutan's second and geared to land larger planes than at its present airport at Paro, the plans for Ghepu are expected to include। अब इसके अंदर घेलेपू में क्या क्या होगा, घेलेपू के अंदर क्या क्या होगा, घेलेपू जो है उसके अंदर सबसे पहले तो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भूटान। घेलेपू में क्या आ रहा है, घेलेपू में सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भूटान। ठीक है ना, और इसको ये क्या बनाने वाले हैं, नेट जीरो एमिशन की, एमिशंस जो है या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे या पोल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो भूटानीज किंग स्पीच केम 4 days आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस अनाउंस भूटान वाज नो लॉन्गर अ लीस्ट डेवलप। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस announced Bhutan was no longer a least developed nation, LDC country। ठीक है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लीस्ट डेवलप्ड नेशन होने के। ठीक है ना, तो वो जो है वो अब नहीं रही है, लीस्ट डेवलप्ड नेशन नहीं रही है। तो ये क्यों कर रहे हैं, वाई हैव दे कम अप विद घेलेपू प्रोजेक्ट। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ ऑफ भूटान।
क्या हो रहा है वहां पर? माइग्रेशन हो रही है। यूथ ऑफ भूटान, यंगस्टर्स ऑफ भूटान माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। मोदी इनॉग्रेट सूरत डायमंड बोर्स इन गुजरात। सूरत डायमंड ठीक है ना, ये क्या करेगा? 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? SDB बोल रहे हैं शॉर्ट में। क्या है ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। है ना, अब डायमंड के ऊपर हमने क्या बात करी थी? G7 नेशंस, रशिया डायमंड्स इशू, जो हमने कल नोट किया था कि रशिया से G7 नेशंस एक पर्टिकुलर टाइप के डायमंड नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो SDB बिल्डिंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, LIC टू प्ले रोल इन। अब यहाँ पे ना इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 to meet the objective is planning to launch a product specially designed for rural areas। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल। इंश्योरेंस क्या होता है? कोई बीमार हो गया, उसकी इंश्योरेंस है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत बहुत हेल्प कर देती है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है ट्रबलिंग टाइम्स के अंदर जब अगर इंश्योरेंस हो। ठीक है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल क्या है? ऑब्जेक्टिव is to meet objective is planning to launch and to meet the objective is planning to launch। इसमें क्या करें? planning to launch a product specially designed for rural areas। Focus would be on how to cover maximum rural masses who need insurance। ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों को रूरल एरियाज के अंदर इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करें, ये इनका एम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं स्कीम के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया proposed बीमा विस्तार। क्या प्रपोज किया है? बीमा विस्तार। ठीक है, और बीमा विस्तार क्या है? प्रोडक्ट विल कंसिस्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है कौन सेल करेगा? प्रोडक्ट इट विल बी अ वुमेन सेंट्रिक। ये सेल कौन करेगा? बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है? बीमा वाहक इज अ वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मॉडल। वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मॉडल। अब आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। क्या क्वेश्चन बन सकता है? एम क्या कर रही है गवर्नमेंट की? इंश्योरेंस कब तक मिल जाए सबको? 2047 तक। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग टू लॉन्च
प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रूरल एरियाज, ये किसके लिए है? रूरल एरियाज के अंदर इंश्योरेंस लेके जाने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया है. फोकस वुड बी ऑन हाउ टू कवर मैक्सिमम रूरल मासेस हु नीड इंश्योरेंस, कैसे मैक्सिमम लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, हाउ मैक्सिमम पीपल कैन बी प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस. यहाँ पे जो इंश्योरेंस है, हमारी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आई है? अथॉरिटी बीमा विस्तार. क्या लेकर आई है? बीमा विस्तार. बीमा विस्तार में क्या होगा? लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी की जो इंश्योरेंस है वो एक साथ होगी. बीमा वाहक क्या है? वुमेन इसको बेचेंगी, क्योंकि वुमेन जो है बहुत आराम से इसके बेनिफिट्स जो है रूरल एरिया में, रूरल मतलब विलेजेस में, समझा सकती हैं. ठीक है. इंडिजिनियसली बिल्ट यूनिट 4 एट कररापार अटेन्स क्रिटिकलिटी. क्रिटिकलिटी का मतलब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बहुत सही से काम कर रहा है इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ न्यूक्लियर, इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिजीनियसली मतलब हमने खुद बनाया है. इंडिजीनियसली बिल्ट यूनिट 4 ऑफ काकरापर अटेन्स क्रिटिकलिटी. मतलब क्रिटिकलिटी अटेन करने का मतलब क्या होता है? मतलब इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. क्या है? इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग. ठीक है. इंडिजीनियसली बिल्ट जो वो है इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. ठीक है ना, वो अच्छे से चल रहा है, न्यू कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. द 4th यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात. ठीक है ना, कहाँ पे है? काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात. स्टार्टेड कंट्रोल फ्यूजन, ये सब तो प्रोजेक्ट्स यूनिट. कैपेसिटी ऑफ 7 MWE, largest indigenous nuclear power reactors to be built by Nuclear Power Corporation of India Limited, that is NPICL, that is CIL, that is, what is it? It is a public undertaking of the Department of Atomic Energy. दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने खुद बनाया. इंडिजीनस मतलब वी बिल्ट इट, मेड इन इंडिया. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर द रिएक्टर्स फर्स्ट क्रिटिकली वाज. ठीक है. उसके बाद साइबर थ्रेट सेंटर सेट्स अप ए सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप सिक्योर ईमेल नेटवर्क or staff of critical departments. ठीक है. ये क्या है? ईमेल सिस्टम that works on zero trust authentication, मतलब ZTA. designed by National Informatics Center. जो डिपार्टमेंट्स बहुत क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए सिक्योर ईमेल नेटवर्क क्रिएट करें. जैसे हम ईमेल के लिए गूगल यूज़ करते हैं, यहाँ पे कुछ और सिस्टम बनाया गया है जो कि डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने. ठीक है ना. ज़ीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन जो है ये है इसके अंदर. उसके बाद
Putin says problem started with Finland after it joined NATO. जो फिनलैंड है उसका बॉर्डर है फिनलैंड. Putin says problem started with Finland after it joined NATO. ठीक है, जब से उन्होंने नाटो ज्वाइन किया है तब से प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ से एक सबसे पहला क्वेश्चन, फिनलैंड ने अभी अभी नाटो को ज्वाइन किया है इसी साल. ठीक है ना. फिनलैंड शेयर्स a 1340 kilometer border with Russia. Joined NATO in 2023. फिनलैंड. ठीक है, कौन सा मेंबर बना है, व्हाट इज नंबर ऑफ मेंबर क्या है, 30, 31, 32. चलिए, सो दैट्स इट. loggery.in पे अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो लिंक्स जो है आप चेक कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमारे पास सबसे पहले हैं करंट अफेयर्स लेक्चर्स. जो ये करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं ये मंथली लेक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको फुल मंथ का जो कंटेंट है 7 to 8 आवर्स का जो कंटेंट है वो फुल मंथ का मिल जाता है. 7 to 8 आवर्स के अंदर आप फुल मंथ कवर कर लेते हो. यहाँ पर आपको हम डिजी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी वैलिडिटी जो होती है वो अच्छी खासी आपको मिल जाती है. ठीक है, दे आर बेस्ट. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आपको टाइम सेव करना है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स कवर करवा देता है. उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉक टेस्ट. हमारे पास मॉक टेस्ट है CUET PG के एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर MSCET 3 years. एंड देन उसके बाद हमारे पास डेली नोट्स हैं. जो डेली नोट्स हैं वो आपके ₹100 के आपको मिल जाएंगे. ₹100 पर डे के हिसाब से, पर मंथ सॉरी नॉट डे के हिसाब से आपको ये नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. loggery.in इज द लिंक. 6 PM पे मिलेंगे कल. एंड प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अ मैसेज फॉर मी, यू वॉन्ट टू मोटिवेट मी, यू वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी विद रिगार्ड टू न्यूज़पेपर, कैसे आसान बना दिया या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो 6 PM तो आप कमेंट्स में यू कैन लीव it in the comment section. Do like this video, do subscribe and do share about this channel with your friends. Bye bye, take care, thanks for joining in.